इस वीडियो में मैंने अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस नहीं बताया है कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। इस वीडियो में मैंने आपको पुअर मेंटालिटी और रिच मेंटालिटी के बीच में डिफरेंस बताया है, उस सोच के बीच में डिफरेंस बताया है जो आपको फ्यूचर में अमीर या गरीब बना सकती है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द लीन स्टार्टअप और 4 आवर्स वर्क वीक बुक का सहारा लिया है। सबसे पहला डिफरेंस पुअर मेंटालिटी और रिच मेंटालिटी के बीच में आता है लक एंड स्मार्ट वर्क। सब किस्मत है भाई। अब उस कुलदीप को देख लें, 50% थे 10th में, अब लाखों रुपए कमा रहा है। जब तक किस्मत में ना लिखा हो ना तब तक कुछ नहीं होता। हम ऐसे मैक्सिमम लोगों ने ऐसे डायलॉग जरूर सुने होंगे और शायद हम बोलते भी हैं। जो भी हमारी लाइफ में होता है हम सब किस्मत पर थोप देते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है पुअर मेंटालिटी का, क्योंकि जब भी आप कुछ चीज किस्मत पर थोपते हैं तो आप कोई एक्शन नहीं लेते। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरा फ्रेंड, जो कि हमेशा किस्मत पे रोता रहता है, यार मेरे पास पैसे नहीं है, किस्मत ही नहीं है, वो हाथों में लकीरें नहीं हैं। एक बार इसे मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक खरीदने के लिए रेकमेंड किया। वो पहले ही इस बुक को खरीदने के लिए काफी रिलेक्टेंट था, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे वो बुक ऑनलाइन खरीदवा दी। उसने वो बुक पढ़ी और बाद में जब मैंने उससे कहा कि वो बुक कैसी थी तो उसने कहा बहुत अजीब सी बुक थी, इसमें कोई अमीर बनने का तरीका तो था ही नहीं। और बाद में मुझे अपने बाकी फ्रेंड से पता चला कि वो मुझे पीछे से कह रहा था कि मुझे उसने जबरदस्ती ही बुक खरीदवा दी, मेरे 150 रुपए बर्बाद कर दिए। यार कोई बुक पढ़ के थोड़ा ना अमीर बनता है। तो सबसे पहले तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, यार मेरे एक रिलेटिव को हिंदी वर्जन चाहिए थी रिच डैड पुअर डैड की, और तूने तो वैसे भी बुक पढ़ ली है, तो वो बुक दोबारा से तू मुझे बेच दे। और मैंने उसे उसके 150 रुपीज दे दिए और बुक ले ली। लेकिन अगर मैं उसकी सिचुएशन एनालाइज करूं तो उसने सिर्फ लाइफ में एक ही बार एक्शन लिया था मनी के रिगार्डिंग, और वो थे म्यूचुअल फंड्स, जो कि 2-3 महीने के बाद लॉस के कारण उसमें भी उसने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। वो पूरे दिन यूट्यूब में एंटरटेनमेंट वीडियोस देखता, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारता और अपनी सारी कमियों को किस्मत पर थोप देता और अपनी टेंशन रिलीज करके शाम को आराम से सो जाता। और इसी साइकिल को हर रोज वो रिपीट करता रहता था। मेरा मेन गोल उसे बुक खरीदवाने का ये था कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस समझता और फिर मिलकर हम कोई समझदारी से एक्शन लेते। इवन अगर आपकी भी यही फिलॉसफी है और आप अपने हार्डवर्क पर यकीन नहीं करते, सिर्फ किस्मत पर यकीन करते हैं और ये मानते हो कि आप एक रिकॉर्डेड वीडियो हो जिसका हर एक्शन पहले से ही डिसाइडेड है, तो आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम धीरू भाई अंबानी की बात करें, जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे उनके पास सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ किस्मत पर नहीं थोपा। उनके पास एक रिच मेंटालिटी थी और वो कंसिस्टेंटली एक्शंस लेते रहे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से। अगर आप किसी भी रिच मेंटालिटी वाले लोगों के काम करने के तरीके को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपना हर स्टेप एक 3 स्टेप फॉर्मेट में लेते हैं, जो कि है एक्शन, मेजर एंड लर्न। यानी रिच मेंटालिटी वाले लोग सबसे पहले अपने गोल की तरफ एक्शन लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो गधों की तरह उसी डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते रहते और सब कुछ चांस पर, किस्मत पर नहीं छोड़ते। वो पहले देखते हैं कि उन्होंने जो एक्शन लिया है वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है। यानी सबसे पहले वो अपने प्रीवियस एक्शन के रिजल्ट्स को नापेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद उससे सीखेंगे और फाइनली अपने नेक्स्ट एक्शन को उस हिसाब से चेंज करेंगे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है बफर ऐप। आप में से जो लोग नहीं जानते, बफर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। इस ऐप के फाउंडर जोल कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक 3 पेज की वेबसाइट बनाई, जिसके फर्स्ट पेज में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसके सेकंड पेज में बताया गया था कि प्रोडक्ट कस्टमर के लिए यूजफुल क्यों है, और थर्ड पेज में एक बाय का बटन था। इस वेबसाइट में कोई एक्चुअल पेमेंट गेटवे नहीं था, यानी कोई भी कस्टमर एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता था। इतना एक्शन लेने के बाद जोल ने देखा कि कितने लोग एक्चुअल में उस बाय के बटन को क्लिक करते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि अगर एक्चुअल में वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं तो कितने लोग उसे खरीदेंगे। जब उन्होंने इसके रिजल्ट्स को मेजर किया तो उन्हें पता चल गया था कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, और इसीलिए उन्होंने वो एप्लीकेशन बनाई। और आज इस कंपनी की कीमत $400 मिलियन है। दोस्तों, ये एक्शन, मेजर, लर्न लूप हर फील्ड में एप्लीकेबल है। बेशक आप स्टडीज कर रहे हो, आप पढ़ाई करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करो, मॉक टेस्ट दो और फाइनली सिर्फ उसी चीज पे एक्शन लो जो आपको नहीं आता। वैसे ही चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, म्यूजिक बना रहे हो, अपनी डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर रहे, उससे कुछ सीख नहीं रहे, तो आपने हर चीज चांस पर छोड़ी है, जिसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सिनर्जाइज। रिच मेंटालिटी वाले लोग ये जानते हैं कि हम सब मिलकर जो काम कर सकते हैं वो हम में से कोई भी इंसान अकेले नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि गीज पक्षी हमेशा वी फॉर्मेशन में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि जब भी वो ऐसा करते हैं तो वो अकेले पक्षी के कंपैरेटिवली 71% ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक पेड़ से सेब तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी हाइट छोटी होने के कारण आप उस सेब तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ सिनर्जी क्रिएट करते हैं और उसकी मदद से उसके कंधे पे चढ़ के वो सेब तोड़ते हैं, तो आप दोनों उस पेड़ के सारे सेब तोड़ सकते हैं। सिनर्जी का परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है एंडी प्यूडिकॉम्ब। एंडी
जो 22 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर एशिया चले आए थे और वहां पर उन्होंने नेपाल से, इंडिया से, बर्मा से मेडिटेशन की स्किल सीखी और एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए। बाद में यूके वापस पहुंचकर उन्होंने रिचर्ड पियर्सन के साथ कोलैबोरेशन की। रिचर्ड, जो कि मार्केटिंग और मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट थे, उन्होंने एंडी के साथ मिलकर एक मेडिटेशन ऐप क्रिएट करी जिसका नाम दिया गया हेडस्पेस और आज ये एप्लीकेशन दुनिया की सबसे बड़ी मेडिटेशन एप्लीकेशन है। दोस्तों, साइंटिफिक स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि सबसे बड़ी इनोवेशन दो एक्सट्रीमली डिफरेंट स्किल्स की इंटरसेक्शन पे होती है। जितनी ज्यादा स्किल्स डिफरेंट होगी, उनकी कोलैबोरेशन से उतना ही अच्छा आइडिया जनरेट होगा और हेडस्पेस ऐप इसका परफेक्ट एग्जांपल है। गूगल भी इसी सिनर्जी की वजह से क्रिएट हुई थी, जहां पे सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने मिलकर अपने पीएचडी के प्रोजेक्ट को दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट बना दी। अगर आप भी किसी के साथ पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट करते हैं तो आप 2+2 को 200 बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों मिलकर अपने आइडिया शेयर करते हैं तो एक ऐसा यूनिक आइडिया जनरेट कर सकते हैं जो पहले दोनों के दिमाग में नहीं था। ऑब्वियसली आप ये चीज हर किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा सिनर्जी के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गेट आउट ऑफ रैट रेस। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि हर इंसान के अंदर 2 इमोशंस होते हैं, फियर, डर और डिजायर, लालच। जब भी आप कहते हैं कि आपको नौकरी चाहिए तो आपके अंदर एक डर का इमोशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप कोई भी बिल नहीं पे कर पाएंगे और सब आप पे हंसेंगे। लेकिन जब आपको पे चेक मिलता है, आपकी पहली सैलरी मिलती है, तो आपके अंदर लालच के इमोशंस आते हैं कि अब मैं मोबाइल खरीदूंगा, जूते खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, घर खरीदूंगा। और ये 2 इमोशंस आपको हमेशा इमोशनल स्टेट में रखते हैं और आप एक रेस में लग जाते हैं। आप डर के मारे सुबह उठते हैं कि अगर नौकरी पे टाइम से नहीं पहुंचा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। आप काम पे जाते हैं, फिर आपको सैलरी मिलती है, जिससे लालच का इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, और फिर ये रेस चलती रहती है। आप डर के मारे सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, पेचेक लेते हैं, उठते हैं, काम पे जाते हैं, पेचेक लेते हैं, और ये इमोशंस टाइम के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। और ज्यादा डर, अगर नौकरी चली गई तो और ज्यादा लालच, अगले साल मुझे प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। और इस रेस को रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। पुअर मेंटालिटी वाले लोग ये जानते भी नहीं है कि वो रैट रेस के अंदर हैं, और रिच मेंटालिटी वाले लोग अगर वो रैट रेस के अंदर हैं भी तो भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस रैट रेस से जल्दी निकलें, और वो ऐसा करते हैं अपने इमोशंस को समझ के और पैसे के बारे में नॉलेज गेन करके। रॉबर्ट बताते हैं कि रैट रेस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उनके रिच डैड ने रॉबर्ट और रॉबर्ट के दोस्त को नौकरी पे रखा और उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें 25 सेंट पर घंटे के हिसाब से दूं तो तुम्हें कैसा फील होता है। इस पर रॉबर्ट कहते हैं कि इस डील से मैं बहुत खुश होने लगा था। उस पर रिच डैड ने कहा कि चलो अगर मैं तुम्हें $1 पर आवर के हिसाब से देता हूँ तब तुम्हें कैसा फील होता है। रॉबर्ट बोलते हैं कि इस पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। फिर रिच डैड कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें $2 पर आवर के हिसाब से दूं तो। रॉबर्ट कहते हैं कि इस वक्त मेरा ब्रेन सारी अच्छी चीजें इमेजिन करने लगा था कि मैं नई साइकिल ले सकता हूँ, बेसबॉल के ग्लव्स ले सकता हूँ, अपने दोस्तों के सामने स्टाइल मार सकता हूँ। और उसके बाद जब रिच डैड ने कहा कि अगर मैं तुम्हें $5 पर आवर के हिसाब से दूं तो रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे सारे इमोशंस खत्म हो गए, क्योंकि मैं जानता था कि $5 पर आवर तो मैच्योर लोगों को भी नहीं मिल रहा था। इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि ये जो 2 इमोशन तुमने अभी अभी फील किए हैं, जब तक तुम उन 2 इमोशंस को अच्छे से समझते नहीं तब तक तुम रैट रेस से बाहर नहीं निकल सकते। जब भी तुम किसी के लिए काम करते हो तो सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो, उस बिजनेस को समझो और उससे नए आइडियाज जनरेट करो। और उसके बाद रिच डैड ने रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को बिना सैलरी के अपनी दुकान पर रख लिया। कुछ महीनों के बाद रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड की दुकान पर हर हफ्ते कॉमिक बुक्स आती थी जिसे कोई नहीं पढ़ता था और उसे डस्टबिन पर फेंक दिया जाता था। रॉबर्ट ने जब उन कॉमिक बुक्स के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वो इन कॉमिक बुक्स को यूज कर सकता है, पर उन्हें वो सेल नहीं कर सकता। इस पर रॉबर्ट और माइक ने माइक के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी खोली जिसमें उन एरिया के बाकी बच्चे 2 घंटे के लिए 10 सेंट्स देके वो सारी बुक्स पढ़ सकते थे। इससे रॉबर्ट और माइक हर हफ्ते $9.5 कमाने लग गए और रैट रेस से निकलने के लिए ये उनका पहला लेसन था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शार्पन योर सॉ। वो कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी कि 2 लोगों को पेड़ काटने के लिए कहा जाता है। पहला आदमी सुबह उठते ही बिना रुके उस पेड़ को काटने लगता है, जब दूसरा आदमी उसे कहता है क्या तूने अपनी आरी तेज की। इस पर पहला आदमी कहता है तू बेवकूफ है, मैं टाइम क्यों वेस्ट करूंगा। लेकिन दूसरा आदमी पहले 2 घंटे उस आरी को तेज करता है और उसके बाद बहुत जल्द उस पेड़ को काट देता है। अब हम में से कई लोग बोलेंगे यार ये तो ऑब्वियस था, पहले उसे आरी तेज करनी चाहिए थी। लेकिन हम में से भी कई लोग यही गलतियां करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, डाइट के लिए टाइम नहीं है, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, कोई नई चीजें सीखने के लिए टाइम नहीं है। हम अपनी 100 कभी शार्प ही नहीं करते। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमने एक गीगल ऐप बनाई है जिसमें हर हफ्ते हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं जो कि आप सोने से पहले सुन सकते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 चीजें करी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था लक
एंड स्मार्ट वर्क। आप लाइफ में तब भी कुछ अचीव कर सकते हो जब आप अपने हार्ड वर्क पर ज्यादा यकीन करो, क्योंकि अगर आप हर चीज चांस पर ही छोड़ दोगे तो आपका ब्रेन स्टेबल हो जाएगा और आप कभी एक्शन नहीं कर पाओगे। सेकंड पॉइंट कहता है सिनर्जाइज। आपको हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहनी चाहिए कि आप और लोगों के साथ मिलकर कुछ नया करो। ऑब्वियसली आप सिनर्जी सबके साथ नहीं बना सकते, लेकिन आपका माइंड सिनर्जी के लिए ओपन रहना चाहिए। थर्ड कहता है गेट आउट ऑफ रैट रेस। ये पॉइंट कहता है कि हमें सिर्फ पेचेक के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने स्किल्स को इंप्रूव करके फाइनेंशियल लिटरेसी अचीव करके रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए। और फाइनली फोर्थ पॉइंट था शार्पन योर सॉ। हमें अपनी स्किल्स हमेशा इंप्रूव करते रहनी चाहिए। हमारी एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन बहुत है और अगर आप अपने को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो आप एजुकेशन वाइज डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।